बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी को आपके अपने चैनल लक्ष्य विथ राजीव में। दोस्तों आपके सामने आज जो प्रश्न आए हुए हैं ये भारतीय भूगोल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न यूपीएससी एग्ज़ाम तक के ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है दोस्तों। तो हम लोग 20 प्रश्नों के साथ उनका डिस्कशन भी करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया हुआ है, महाराष्ट्र में मुंबई काफ़ी हरा भरा है जबकि पुणे सूखा रह जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। अब इसकी व्याख्या की ओर ध्यान देते हैं तो व्याख्या में क्या हुआ है, मुंबई एवं पुणे के बीच पश्चिमी घाट का पर्वत पाया जाना। और दूसरा है वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण। अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। कथन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मुंबई काफ़ी हरा भरा है, मतलब यहाँ बारिश होती है जबकि पुणे क्या है, सूखा रह जाता है। तो क्या ये जो कथन दिया हुआ है, अब ये देखना अपने को कि इसकी जो व्याख्या हो रही है क्या 1 और 2 नंबर की जो व्याख्या दी हो उसका फॉलो करता नहीं करता है, ये क्वेश्चन आपका है। तो फर्स्ट नंबर आप पढ़ लिए वापस। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर्वत का पाया जाना। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, ये इस स्थान पर मुंबई है, इस स्थान पर मुंबई है और ठीक दूसरे तरफ आपका पुणे आता है। बीच में सह्याद्री पर्वत है। तो क्या सह्याद्री पर्वत आपको इससे पहले जब मैं मानसून करा रहा था तो आपको मालूम हुआ कि सह्याद्री पर्वत जो है इन मानसून को इस तरफ जाने में क्या करता है, बीच में बाधा डालता है। अर्थात मानसून की जो वर्षा होती है इससे इधर वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि इधर जो बारिश होती है इन क्षेत्रों में ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। या फिर जब भारत में संपूर्ण जुलाई अगस्त सितंबर तक की जब मानसून आता है तब ही इधर मानसून घुस पाता है। ओके, तो इधर बहुत कम मात्रा में वर्षा होता है। दूसरा, वृष्टि छाया प्रदेश का होने का कारण। तो वृष्टि छाया प्रदेश होने का मतलब ये बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में बारिश के ऐसा कह सकते हैं कि बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है। वैसे क्षेत्रों को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे विदर्भ का कुछ क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उत्तरी कर्नाटक का हिस्सा, तो इन क्षेत्रों में क्या है कि बारिश बहुत कम होती है, तो जिसके कारण से ये वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। या फिर मैं इसे आपको ढंग से थोड़ा और ये बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसा समझेंगे कि पश्चिमी घाट का जो पर्वत है वो पश्चिमी घाट का जो पर्वत है इसके पश्चिमी भाग, अर्थात इन क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में जो मानसूनी हवाएं जो चलती है वो आपको ज़्यादा नहीं उठ पाती है। बताया था आपको कि क्या होता है, मानकर चलो कि ये पहाड़ है तो ये पर्वतीय वर्षा कराती है, बाकी के इसके ऊपर नहीं जा पाता है और ये पर्वतीय ढलान पर ही इसकी वर्षा हो जाती है। इसकी मानसून जो है इसके ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। तो ये सह्याद्री रेंज ही है। ओके, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा ये बात। तो अब यहाँ से ये इंडिकेट क्या किया कि मुंबई पुणे के बीच पश्चिमी घाट पर्वत का पाया जाना, ये बिल्कुल सही है व्याख्या। दूसरा, वृष्टि छाया प्रदेश का होने का कारण, मतलब कि दोनों जो व्याख्या दिया हुआ है ये एक दूसरे से आधारित भी हैं और दोनों अपने आप में सही भी हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा मेरे भाई, इस प्रश्न का आपको आंसर होगा दोनों कथन सही है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दिशा किस ओर होती है। तो आप सबसे पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिए, चक्रवात होता है क्या। तो चक्रवात आप ऐसा समझेंगे, शायद इसके पहले मैं बताया भी था कि
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा क्षेत्र, ये अर्थ है धरती के 0 डिग्री और यहाँ से आपका 10 डिग्री ऊपर, 10 डिग्री नीचे। इन क्षेत्रों में क्या होता है कि निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इन जगहों में हवा को भरने के लिए, इन क्षेत्रों को भरने के लिए, निम्न दाब हुआ तो हवा क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो उसको भरने के लिए क्या करते हैं, केंद्र की ओर से हवा बहना चालू हो जाता है। केंद्र की ओर से, ओके, ये केंद्र की ओर से क्या करेगा, हवा बहना चालू हो जाएगा। और ये हवा की स्पीड कैसी होती है, बहुत तेज़ होती है, लगभग ऐसा मान करके चलो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज़ होती है। ओके, अब यहाँ पे एक समस्या ये होता है कि ये हवा कोई सीधी डायरेक्शन को नहीं अपनाती है, ना इधर अपनाती है, ना इधर जा पाती है, ना इधर जा पाती है। ये आपस में क्या होता है, उस स्थान पर फंस जाता है और फंसने के वजह से ये चक्र के रूप में गोल गोल घूमना चालू कर देता है। आप वापस देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। ये जगह है केंद्रीय हो गया, सेंटर पॉइंट ही हो गया। अब यहाँ से कोई निश्चित डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कहीं गया नहीं। अब ये कहाँ जाना चालू किया, इसने चक्र के रूप में चालू करना शुरू कर दिया। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊं, ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चक्रवात की जो दिशा होती है किस ओर होती है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो आप इस चीज़ को समझेंगे। चक्रवात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ओके, अब साइक्लोन शब्द कहाँ से बना है, साइकिल से बना है। तो दोस्तों जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, मान कर चलो कि ये साइकिल का आपका टायर है, ये साइकिल का आपका टायर हो गया। ओके, ये साइकिल का टायर हो गया। अब ये कोई भी व्यक्ति यहाँ से पैडल लगाएगा, जब भी ये पैडल लगाएगा तो क्या करेगा, पैडल क्या करती है कि पैडल जब भी आगे की ओर पुश करेगा, इस तरफ से पुश करेगा, ओके, यूँ पुश करेगा तो व्हील भी क्या होगा, ऐसा घूमना चालू कर देगा। ओके, तो जब घड़ी की दिशा में चलते हैं तो 12 बजने के बाद क्या करती है घड़ी, 1 2 3 4 यूँ ऐसा टर्न करते हैं। इसे हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं। लेकिन जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या हो रहा है, पैडल हम आगे की ओर पुश कर रहे हैं तो मेरा टायर क्या होगा, आगे की ओर चलना चालू करेगा, ऐसा चलना चालू करेगा, आगे की ओर भागेगा। ओके, तो ये क्या हो रहा है, हम लोग ऐसा चल रहे हैं। मतलब कि ये 12 बजा था यहाँ पे, लेकिन इसके पहले 11 बजना चालू हो जाएगा। तो इस सिस्टम को हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं और इस सिस्टम को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज बोलते हैं। ओके, तो चक्रवात की जो दिशा होती है, आपका आंसर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडमान निकोबार का सर्वाधिक हिस्सा किस प्रकार के वनों से ढका हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप लोग को मैंग्रोव वन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो मैंग्रोव वन के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ कि ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये बात किसकी हो रही है, कंप्लीट अंडमान निकोबार की बात हो रही है। अतः ये आपका जो क्वेश्चन है, ऑप्शन है, ये आपका नहीं हो पाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। मरुस्थलीय वन दोस्तों ये कहाँ पे होता है, डेजर्ट में होता है, इसलिए ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब आपके पास में क्या बचा, टुंड्रा या अल्पाइन वनस्पति, टुंड्रा या अल्पाइन। तो टुंड्रा या अल्पाइन वनस्पति कहाँ पे होते हैं, एक निश्चित ऊंचाई तक के कोई भी वनस्पति पाई जाती है। मतलब जहाँ तक के बर्फ़ हो, बर्फ़ वाले क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँ मतलब कि बर्फ़ जमती हो या फिर बर्फ़ गिरती हो, उन स्थानों पर टुंड्रा नाम की वनस्पति पाई जाती है, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ओके, तो आपका आंसर, क्योंकि अंडमान निकोबार में क्या होगा, टुंड्रा तो होगा नहीं, उसी को हम लोग अल्पाइन बोलते हैं। तो अब आपका आंसर क्या होगा, सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा क्या करते हैं, हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे फॉरेस्ट
अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराती है, क्योंकि जब ये पत्तियाँ अपनी एक साथ गिरा देगी तो क्या होगा मेरे भाई, ये क्षेत्रों में इन वनस्पति को हम लोग सदाबहार नहीं बोलेंगे, पतझड़ वन हम लोग बोलेंगे, क्योंकि निश्चित टाइम में नहीं होता, क्योंकि अलग अलग टाइप में वहाँ पे पौधे होते हैं, तो अलग अलग टाइम में वो अपना क्या करते हैं, पत्तियाँ गिराते रहते हैं, जिससे आभास नहीं होता है कि ये पतझड़ वन है, इसलिए वो हमेशा हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। आर्थिक रूप से सर्वाधिक उपयोगी वन कौन सा है? सर्वाधिक उपयोगी वन कौन सा है? तो अब ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब देखो, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप इतना पहले याद रखेंगे, इतनी सी बात को आप ध्यान रखेंगे कि आप जब भी फंसोगे तो दो ऑप्शन में फंसोगे। आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पे होगा? दो ऑप्शन में होगा। दो ऑप्शन बहुत इजी से निकल जाते हैं जहाँ पे आपका आंसर नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ बचे हैं, आप निकाल दो। पहले आर्थिक रूप से उपयोगी मतलब कि वैसा लकड़ी, वैसा वन जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं। तो क्या कंटीले वन से ले सकते हैं? नहीं। पर्वतीय वन से ले सकते हैं? थोड़ा बहुत ले सकते हैं। ओके, बाकी का इतना अधिक मात्रा मुझे नहीं मिलेगा। अब अपने पास में क्या है, ए और बी ऑप्शन। अब इसके बारे में समझना है। यह ए में क्या बताया गया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। अभी मैं आपको बता दिया सदाबहार वन के बारे में। अब आपके पास में क्या है, पतझड़ वन। तो दोस्तों दोनों में बस छोटी सी डिफरेंस ये है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन जो होती है अपनी पत्तियों को एक साथ नहीं गिराती है। ओके, पत्तियां तो सब पौधे गिराते हैं, लेकिन क्या करेंगे, सदाबहार वन में पत्तियां एक साथ नहीं गिराएगी, क्योंकि उसमें कोई पत्ती जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये अलग अलग महीनों में गिराते जाती है, इसलिए हमेशा ये हरा भरा दिखाई पड़ता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में, पतझड़ वन में क्या होता है, पत्तियां एक साथ गिराती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, शीशम, आपने नाम सुना होगा शीशम। ओके, और क्या होता है, आम। ओके, सखुआ या सागवान हम लोग बोलते हैं, सखुआ, सागौन। ओके, तो ये सभी जो लकड़ियाँ होती है ना, ये क्या करती है, अपनी पत्तियों को एक साथ गिराती है, या पतझड़ वन इसे हम लोग बोलते हैं। ओके, अब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप समझ गए इतनी सी बात से कि सागवान, शीशम, ये सब लकड़ियों का फर्नीचर बहुत ही महंगा होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पतझड़ वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह एक निश्चित ऊंचाई कौन सा है जहां से कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है? मैं अभी आपको तुरंत कराया हूं कि एक निश्चित कोई यहाँ पे ऊंचाई होती है, इस ऊंचाई के बाद कोई भी वनस्पति इन क्षेत्रों में नहीं उग पाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडे क्षेत्र हो जाते हैं, हमेशा बर्फ़ ही होते हैं, जिसके कारण से कोई वनस्पति नहीं उग पाती हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, ये जो ऊंचाई है, टोटल क्या है, 4800 मीटर है। 4800 मीटर के बाद कोई भी पौधे का उगना नामुमकिन हो जाता है। यदि ऐसा होता दोस्तों, तो हिमालय पर्वत के ऊपरी चोटी, माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी क्या होता आज, बिल्कुल वो कोई ना कोई घास फूस पौधे नए से वो ढका हुआ रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4800 मीटर, 4800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पर्वतीय वन जो नीलगिरी एवं अन्य पर्वत पर पाए जाते हैं, उन वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि दक्षिण भारत के पर्वतीय वन, और यहाँ पर नीलगिरी के अलावा और भी वहाँ पे पहाड़ी हैं, जैसे पालनी पहाड़ी आपने पढ़ा था, कार्डमम की पहाड़ी पढ़ा था। ओके, तो इसके साथ साथ और भी कई प्रकार के वहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। उन क्षेत्रों में, उन पर्वतों के ऊपर में कौन से अधिक वनों का विकास हुआ है, कौन से अधिक वन पाए जाते हैं? ओके, अब इसके बारे में अपने को पढ़ना है, तो एक एक करके पहले देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नोलिया। ओके, सेकंड क्या है, सिनकोना, सी क्या है, लोरियल, और डी क्या है, सोलास। मेरे भाई ये तीन ऑप्शन देख रहे हैं ना, ए बी सी,
मैग्नोलिया, सिनकोना, लोरियल। ये तीनों क्या हैं? तीनों वृक्ष का नाम दिया हुआ है, तीनों कोई खास अलग अलग प्रकार के ट्री हैं। ओके, मैग्नोलिया का क्या होता है? वृक्ष, ट्री होता है, झाड़ होता है। सिनकोना का ट्री होता है, लोरियल का ट्री होता है। बट इन सभी ट्री को मिला करके ओके हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसे शास बोलते हैं। ओके, मतलब आपको समझना ये है कि सोलास के अंदर में आपको क्वेश्चन आएगा कि सोलास के अंदर में कौन सी वनस्पति पाई जाती, कौन कौन पाए जाते हैं। वनस्पति का नाम जब पूछेगा तो आप क्या करोगे आंसर? मैग्नोलिया, सिनकोना, लोरियल। ओके, और जब ये तीनों को मिला करके कंप्लीट होगा तो क्या होगा आंसर आपका? सोलास होगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैंग्रोव या ज्वारीय वन के उदाहरण हैं। मैंग्रोव या ज्वारीय वन के उदाहरण हैं। मैंग्रोव वन करा दिया हूँ मेरे भाई। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्र में होते हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन की मैं बात कर रहा हूँ। क्षेत्र, जब क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आएगा तब आपका आंसर कहाँ होगा? गुजरात होगा। जब मैंग्रोव वन में सबसे अधिक कहाँ से निकाला जाता है तो आपका क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। देश में क्या होगा? आप बांग्लादेश करेंगे। ओके, तो ये मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन हम लोग बता रहे हैं। तो मैंग्रोव वन में क्या होते हैं? सुंदरी, कैसुलिना, फोनेक्स, ये तीनों के तीनों क्या हैं? जैसे अभी क्वेश्चन कराया ना, मैग्नोलिया, सिनकोना, लोरियल, सोलास को बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सुंदरी को, कैसुलिना को, फोनेक्स को, ये तीनों को मिला करके क्या बोलते हैं? मैंग्रोव बोलते हैं। ओके, मैंग्रोव ऐसा नहीं कि कोई खास एक ही पौधे का नाम है। मैंग्रोव के अंदर में ये सभी, सुंदरी का भी आता है, कैसुलिना का भी आता है, फोनेक्स का भी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सॉइल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो एक्चुअली क्या है कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में शब्द आता है सोलम, SOLUM, सोलम। सोलम, इससे उत्पत्ति हुई है किसका? सॉइल का। ओके, जो कि किसका है? लैटिन भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट, केरल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो केरल में आपका आंसर क्या होगा? केरल में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। ओके, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केरल क्या है? पर्वतीय ढाल के रूप में है। और इस स्थान पर क्या होता है? मिट्टी का निछालन हो जाता है। निछालन कहने का मतलब कि उसके ऊपर जो सिलिका जो होते हैं वो बारिश के साथ साथ वो सिलिका को बहा करके लेके चला जाता है। ओके, और जिसके कारण से ये मिट्टी मानकर चलो तो अनउर्वर हो जाता है। ओके, कहने का मतलब कि वो फर्टाइल नहीं होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ जो होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ओके, जिसके कारण से क्या है? अब वो जो मिट्टी होता है उस मिट्टी को हम लोग लैटेराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लैटेराइट मिट्टी किसके लिए फेमस है? चाय की खेती के लिए। टी बागान, टी के लिए क्या है? ये फेमस है लैटेराइट मिट्टी। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का पीएच मान, पीएच वैल्यू पूछा जा रहा है। तो पीएच वैल्यू किसके लिए? पौधों की वृद्धि के लिए आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो सबसे बेस्ट जो होता है 6.5 से लेकर के 7 तक का जब पीएच वैल्यू मिट्टी का जब आएगा तो किसी भी पौधों के लिए क्या होगा? वो बेस्ट होगा। ओके, अब थोड़ा मैं आपको पीएच के बारे में बता दूं। पीएच वैल्यू के बारे में क्या होता है आप सीधा सा पहले समझ लो, बाकी का मैं जब साइंस कराऊंगा तो उसमें और डिटेल से आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना सा समझ लो कि जब पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, ओके, जब 7 से कम होगा पीएच वैल्यू तो क्या होता है? उस मिट्टी का टेस्ट या फिर उस किसी भी जिस वस्तु का आप क्या करेंगे पीएच वैल्यू निकालेंगे वो एसिटिक हो जाएगा, मतलब अम्लीय हो जाएगा। ओके, जब आपका पीएच वैल्यू 7 से ऊपर चला जाएगा
तो उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा, क्षारीय, अर्थात बेस में चला जाएगा वो। और जब इक्वल होगा 7 वाटर तो क्या होगा, नॉन रिएक्टिव, मीन्स उसमें ना एसिटिक होगा ना बेस होगा, उदासीन उसे हम लोग बोलते हैं। ओके, आइए अब आगे हम बात करते हैं, अर्थात इस प्रश्न का 11 नंबर का आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, अगला है भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। तो क्षारीय मृदा आपको बताया, क्षारीय कहने का मतलब कि उसमें जो टेस्ट आएगा बेस के जैसा आएगा, है ना। जैसे आपने वो इनो में क्या होता है, बेस ही तो होता है, बेकिंग सोडा में क्या होता है, बेस होता है। तो इस टाइप की मिट्टी सबसे अधिक भारत में कहाँ पाया जाता है, आपको स्टेट में किया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, आपको स्टेट बताना है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि क्षारीय मृदा उस स्थान पर ये बनते हैं जिस स्थान पर नहर के द्वारा या कैनल के द्वारा सबसे अधिक खेती की जाती है। सबसे अधिक क्या होता है, इरिगेशन का काम होता है, उस स्थान पर क्या होगा, क्षारीय मृदा या पाया जाएगा। ओके, इसमें क्या होता है ना, इसमें सबसे बड़ा वजह ये है मेरे भाई कि इन क्षेत्रों में कंटिन्यू जब नहर के कारण सिंचाई जब होता है तो उन क्षेत्र में जिप्सम की जो मात्रा है, जिप्सम की मात्रा ख़त्म हो जाती है। ओके, जिसके कारण से क्या होता है, इन क्षेत्रों में मतलब कि जो मिट्टी के अंदर जिप्सम होती है ना वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, क्षारीय उसका ऑटोमेटिक होता है। कभी कभी आप देखे भी होंगे ऐसा कि नहरों के आसपास का क्षेत्र होता है थोड़ा सा वाइट कलर का हो जाता है। ओके, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो मिट्टी जो है अब अनुर्वर हो रही है, उसकी जो क्षमता थी अब वो ख़त्म हो रही है। ओके, तो सबसे ज़्यादा नहरों से जो खेती होता है भारत में वो कौन सा जगह है, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है। अभी हमने क्षारीय किया, अब आपका क्या है, लवणीय है। ओके, तो सबसे अधिक लवणीय या फिर एसिटिक की मैं बात कर रहा हूँ, एसिटिक सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है, गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। अभी आपको कराया था केरल से संबंधित क्वेश्चन, जो लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताया था। तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय मृदा या फिर एसिटिक सॉइल। एसिटिक सॉइल में क्या होगा, चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब मिट्टी अम्लीय हो जाए तो सुधारने के लिए मिट्टी में किसका प्रयोग करेंगे। तो जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है, एसिटिक हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, चूना डालेंगे। ओके, जब मिट्टी में क्या होगा, एसिटिक, बराबर, जब इसमें क्या हो जाएगा, एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, इसमें हम लोग लाइम डालेंगे। लाइम, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चूना बोलते हैं। चूना डालेंगे तो चूना का काम क्या होता है, किसी वस्तु को काटना। ओके, या फिर मैं आपको बिल्कुल आसान सा शब्दों में समझा रहा हूँ। तो ये एसिड के साथ में रिएक्शन करके क्या करता है, इनकी परत को ख़त्म कर देता है। ओके, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, चूना इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, लाइम। नेक्स्ट, जब मिट्टी, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ मिट्टी कर देंगे। जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए मिट्टी में क्या करेंगे। अभी आपको कराया था जब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था इस प्रश्न में 13 नंबर में। तो क्या होगा कि जब मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें जिप्सम का प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि जिप्सम की मात्रा क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, जहाँ से इंडिया में इसे हम लोग बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर, ICAR हम लोग बोलते हैं, इंडियन काउंसिल एंड एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसे हम बोलते हैं हम लोग ICAR। ओके, ICAR क्या बताया, इंडियन काउंसिल एंड
एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ओके, मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में कराया गया है, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, सॉइल टेस्ट जो होता है इंडिया में, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इसकी टोटल जो टेस्टिंग होती है ये एमपी की राजधानी भोपाल में इसका हेडक्वार्टर संस्थान है। ओके, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मतलब ओवरऑल किया गया क्वेश्चन कि कंप्लीट इंडिया में, भारत में क्या है, पूरे भारत की बात हो रही है, ये पूरे भारत में क्या है, सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये आपका क्वेश्चन आया है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत में नदी क्या है, नदियों की मात्रा अधिक है और बाढ़ भी बहुत आती है, मैदानी भाग भी अपने यहाँ अधिक प्रतिशत में है। ओके, इसके अलावा जो तटीय क्षेत्र है उस स्थान पर भी क्या है, मैदानी क्षेत्र कुछ मिल जाते हैं। तो जिस स्थान पर तटीय होगा, मैदानी होगा, उस स्थान पर कौन सी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात समझ में आया? जो स्थान, वैसा स्थान जहाँ पे क्या हो, समतल मिट्टी पाई जाती हो, नदियों के द्वारा मिट्टी हमेशा बहा करके लाई जाती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल हम लोग बोलते हैं। ओके, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हमारे यहाँ जो मिट्टी है भारत में वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी हम लोग उसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। 2 कौन कौन है? फर्स्ट इज खादर, ओके, खादर, एंड सेकंड इज बांगर। तो ये 2 प्रकार की मिट्टी है, खादर एंड बांगर। तो खादर बांगर के बारे में थोड़ा बता दूं। खादर और बांगर क्या होता है? जब बाढ़ के द्वारा, मानकर चलो ऐसे समझ लो आप कि ये नदी ऐसे बह रही है इसमें, ओके, नदी ऐसे बह रही है, लेकिन बारिश के दिनों में क्या होता है, ये नदी ओवरफ्लो होना चालू हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। जब ये भाई ओवरफ्लो हुआ तो नदी के जल के साथ साथ इन क्षेत्र में क्या था? मिट्टी ही तो था, इन क्षेत्र में सॉइल ही तो था। तो इस सॉइल को काटते हुए क्या किया, कितनी दूर से नदी आ रही होगी, अब इसे काटते हुए इन जगहों पर नई मिट्टी लाया होगा, इन क्षेत्रों में नई मिट्टी लाया होगा। ओके, और वापस जैसे जैसे ओवरफ्लो ये कम हो गया तो ये नदियाँ कहाँ चली गई? नदियाँ, ये जो पानी थी, पानी वापस अंदर आ गई, इस क्षेत्र में आ गई। लेकिन क्या हुआ, इन स्थानों पर क्या हो गया, मिट्टी तो बच गया, मिट्टी तो कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो मिट्टी हो गया ना, ये जो मिट्टी हो गया इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग खादर मिट्टी हम लोग बोलते हैं, खादर मिट्टी, नई मिट्टी को। और इसके नीचे वाले जो लेयर होंगे ना, इसके नीचे वाले लेयर मीन्स पुरानी 2 साल 10 साल 20 साल पीछे वाली, इसके नीचे भी तो लेयर होगा ना, उसे हम लोग बांगर मिट्टी बोलते हैं। ओके, तो अब इतना सा समझ जाओ आप, खादर और बांगर में डिफरेंस था। अब ये दोनों में क्वेश्चन, दोनों मिट्टी में आपका एक क्वेश्चन आता है कि ये दोनों मिट्टी में कौन सा उपजाऊ ज़्यादा होगा। ओके, तो फर्टिलिटी पावर किस में होगा? जो नई मिट्टी होगी, ऊपरी लेयर वाली, वो मिट्टी क्या होगा? ज़्यादा उपजाऊ होगा। लेकिन ये जो लेयर बनते गया ऐसा, और इसके ऊपर नई मिट्टी आके लगी है, लेकिन नीचे वाले जो लेयर हैं वो क्या होगा, उसमें जो भी मिनरल्स होंगे, अब उसकी भी पावर क्या होगी? कम हो जाएगी। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? आप लोग ज़रूर रिएक्शन दीजिए अपना। आप अपना जो काम आपका है ढंग से पढ़ाई करते रहो। ये आपका आज के लिए 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने कंप्लीट करा दिया। बाकी के मैं इस तरह से आपको धीरे धीरे करके एक चैप्टर में जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत जल्द कम समय में आपको कंप्लीट करके आपको बिल्कुल याद करवा दूंगा। ओके, रटना नहीं है दोस्तों, एकदम से आप समझ करके पढ़ाई करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। ओके, तब तक के लिए आप इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए। आप अपने चैनल को जितना अधिक हो सके दोस्तों दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।